हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग कॉमर्स क्लास 11 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंतर्गत कुल 60 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर को डिटेल से जानेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे एक बार जरूर देख ले, एक बार रिवीजन कर ले, ताकि एग्जाम में जब यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे पाए। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 लेखांकन है। अकाउंटिंग इज ऑप्शन ए विज्ञान ए साइंस, ऑप्शन बी कला एंड आर्ट, ऑप्शन सी कला व विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, लेखांकन यानी कि अकाउंटेंसी कला और विज्ञान दोनों है। सबसे पहले तो ये जान ले कि कला क्या है। तो स्टूडेंट, किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना ही कला कहलाता है। और जब कोई लेखापाल या अकाउंटेंट लेखांकन के कार्यों को बार बार करता है तो वह उसमें उस कार्य को करने की निपुणता आ जाती है, कुशलता आ जाती है। वह लेखांकन के कार्य को अच्छे ढंग से करने लगता है और कहा जाता है कि उसमें लेखांकन कार्य हेतु कला आ गई है। ठीक इसी तरह विज्ञान उसे कहा जाता है जिसके पीछे कोई नियम या सिद्धांत कार्य करता हो। लेखांकन के भी अपने कुछ नियम एवं सिद्धांत हैं जिनके आधार पर लेखांकन के कार्य किए जाते हैं, इसलिए लेखांकन भी एक विज्ञान है। तो इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 2 दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी कार्ल पियर्सन, ऑप्शन सी जे.आर. बॉटली बॉय, या ऑप्शन डी लुकास पेसियोली। तो स्टूडेंट, लुकास पेसियोली दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किया था, इसलिए उन्हें दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लुकास पेसियोली प्रसिद्ध थे। लुकास पेसियोली वॉज फेमस। ऑप्शन ए विद्वान स्कॉलर, ऑप्शन बी गणितज्ञ मैथमेटिशियन, ऑप्शन सी अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स, या ऑप्शन डी वैज्ञानिक साइंटिस्ट। तो स्टूडेंट, लुकास पेसियोली एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लुकास पेसियोली द्वारा लिखित पुस्तक थी। द बुक वॉज रिटन बाय लुकास पेसियोली। ऑप्शन ए सुमा डे अरिथमेट्रिका, ऑप्शन बी जियोमेट्रिका प्रिपोर्शनिएट प्रिपोर्शनलिटा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, लुकास पेसियोली द्वारा 1494 ईस्वी में ये तीनों बुक लिखी गई थी। ये तीनों गणित की पुस्तकें थी, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि उपरोक्त तीनों बुक लुकास पेसियोली द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 लेखांकन भाषा है। अकाउंटिंग लैंग्वेज इज ऑप्शन ए व्यवसाय की, ऑफ बिजनेस, ऑप्शन बी निवेश की, ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी सांख्यिकी की, ऑफ स्टैटिक्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, क्योंकि व्यवसाय की सारी जानकारी लेखांकन के द्वारा प्रत्येक व्यवसायी या लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 कौटिल्य की पुस्तक थी। कौटिल्यस बुक वॉज ऑप्शन ए लेखांकन की, ऑफ अकाउंटिंग, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी सांख्यिकी, ऑफ स्टैटिक्स, या ऑप्शन डी प्रबंध की, ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लुकास पेसियोली रहने वाले थे। लुकास पेसियोली वॉज फ्रॉम ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, या ऑप्शन डी जापान। तो स्टूडेंट, लुकास पेसियोली इटली के रहने वाले थे, इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 लेखांकन शुरू होता है जहां। अकाउंटिंग बिगेन वेयर, ऑप्शन ए पुस्तपालन समाप्त होता है, बुक कीपिंग एंड्स, ऑप्शन बी व्यवसायिक लेन देन समाप्त होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड, ऑप्शन सी लेखांकन अवधि समाप्त होती है, अकाउंटिंग पीरियड एंड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब व्यवसायिक लेन देन हुआ करते हैं तो लेन देन समाप्त होने के बाद ही पुस्तपालन का कार्य शुरू हो जाता है, और जब पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है तो लेखांकन का कार्य शुरू होता है, और जब लेखांकन का कार्य समाप्त हो जाता है तो अंकेक्षण का कार्य शुरू होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 लेखांकन के प्रकार है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आर, ऑप्शन ए वित्तीय लेखांकन, फिनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन बी लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑप्शन सी कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, लेखांकन के प्रकार उपरोक्त तीनों है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा,
वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत वित्तीय प्रकृति वाले सौदों का लेखांकन किया जाता है। लागत लेखांकन के अंतर्गत प्रति इकाई किसी वस्तु के लागत का लेखांकन किया जाता है एवं कर लेखांकन के अंतर्गत कर व्यवस्थाओं के अनुसार लेखांकन कार्य किए जाते हैं और कर लेखांकन के अंतर्गत कर व्यवस्थाओं के अनुसार लेखांकन के कार्य किए जाते हैं ताकि उचित कर का निर्धारण किया जा सके। इस प्रकार ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई। When the first book of bookkeeping and accountancy was published? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1494 या ऑप्शन डी 1596। तो स्टूडेंट 1494 में पुस्तपालन लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पुस्तपालन से आशय है बुक कीपिंग डिनोट्स ऑप्शन ए व्यवसायिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने की कला, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन बुक्स, ऑप्शन बी लेखा पुस्तकों को रखना कीपिंग ऑफ बुक्स, ऑप्शन सी पुस्तकों को क्रय विक्रय हेतु संभाल कर रखना मेंटेनिंग ए स्टॉक ऑफ बुक्स फॉर परचेज एंड सेल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट पुस्तपालन का अर्थ है व्यवसायिक व्यवहार की पुस्तकों में लिखने की कला, तो इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक रोजनामची में कितने खाने होते हैं? हाउ मेनी कॉलम अ जर्नल हैज? ऑप्शन ए 3 3, ऑप्शन बी 5 5, ऑप्शन सी 4 4 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट एक रोजनामचे में 5 खाने होते हैं। पहला खाना डेट का, दूसरा खाना पर्टिकुलर का, तीसरा खाना एलएफ का, चौथा खाना डेबिट अमाउंट का एंड पांचवा खाना क्रेडिट अमाउंट का होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता है। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। तो स्टूडेंट आंतरिक उपयोगकर्ता में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो किसी व्यवसाय या संगठन के अंदर के होते हैं और जिन पर आसानी से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, जैसे व्यवसाय के मालिक, कर्मचारी, प्रबंधक, जो व्यवसाय के अंदर के आंतरिक उपयोगकर्ता हैं। लेकिन ऑप्शन में जो दिए गए हैं लेनदार, श्रम संघ और शोधकर्ता, ये तीनों व्यवसाय या संगठन के बाहर के लोग होते हैं, इसलिए बाह्य उपयोगकर्ता में शामिल है। लेकिन ऑप्शन बी आंतरिक उपयोगकर्ता में शामिल है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन व्यावसायिक लेनदेन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? ऑप्शन ए पुनः बिक्री हेतु माल का क्रय मूल्य 50,000, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल वर्थ ₹50,000, ऑप्शन बी वेतन दिया 10,000, पेड सैलरी 10,000, ऑप्शन सी नगद माल बेचा ₹5,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000, ऑप्शन डी व्यक्तिगत खर्च हेतु आहरण किया ड्रू फॉर पर्सनल यूज। तो स्टूडेंट व्यावसायिक लेन देन ये नहीं है जो पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है स्वामी द्वारा, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता है। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। ऑप्शन ए लेनदार, ऑप्शन बी शोधकर्ता रिसर्चर, ऑप्शन सी बैंक या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट बाह्य उपयोगकर्ता में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिन पर किसी संगठन या व्यवसाय का नियंत्रण नहीं होता है, और यहाँ पर सभी व्यक्ति ऑप्शन में लेनदार, बैंक और शोधकर्ता ये तीनों संगठन या व्यवसाय के बाहर के व्यक्ति हैं, इसलिए ये तीनों बाह्य उपयोगकर्ता में शामिल किए जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, लेखांकन के महत्वपूर्ण लाभ हैं। इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑप्शन ए कर निर्धारण में, असेसमेंट ऑफ टैक्स, ऑप्शन बी ऋण लेने में सहायक, हेल्प इन टेकिंग लोन, ऑप्शन सी व्यावसायिक सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने में, टू ऑब्टेन बिजनेस इंफॉर्मेशन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट लेखांकन के लाभ कर निर्धारण में भी है, क्योंकि लेखांकन का कार्य इस प्रकार किया जाता है ताकि कर का उचित निर्धारण किया जा सके। यदि कर का उचित दर से निर्धारण नहीं हो पाए तो कर अधिकारी मनमाने ढंग से कर ले सकते हैं। बी ऑप्शन बी है ऋण लेने में सहायक। लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही ऋणदाता ऋण देने या नहीं देने का निर्णय लेते हैं, इस प्रकार लेखांकन ऋण लेने में सहायक होता है। व्यावसायिक सूचनाओं की जानकारी भी लेखांकन के द्वारा ही प्राप्त की जाती है, इस प्रकार ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेखांकन का आधार है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज, ऑप्शन ए रोकड़ आधार कैश बेसिस, ऑप्शन बी उपार्जन आधार एक्रूवल बेसिस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ए एंड बी बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट लेखांकन की दोनों आधार है, रोकड़ आधार और उपार्जन आधार दोनों हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 18, लेखांकन की कौन सी शाखा में व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है? द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन अ बिजनेस इज नोन एज ऑप्शन ए वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन बी प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑप्शन सी कर लेखांकन टैक्सेशन अकाउंटिंग या ऑप्शन डी लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट, लागत लेखांकन के अंतर्गत ही उत्पादित वस्तु सेवाओं की उत्पादन लागत या प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है ताकि लागत पर उचित नियंत्रण रखा जा सके। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी प्रासंगिकता, ऑप्शन सी बोधगम्यता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, ये उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि लेखांकन सूचनाएं विश्वसनीय भी होती है, प्रासंगिक भी होती है और बोधगम्य भी होती है। इस प्रकार ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लेखांकन की विशेषताएं हैं। फीचर ऑफ अकाउंटिंग आर, ऑप्शन ए लेन देनों का विलेखन करना, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी लेन देनों का मापन मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी लेन देनों का वर्गीकरण क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, लेखांकन की विशेषताओं में उपरोक्त तीनों को शामिल किया जाता है क्योंकि लेखांकन के अंतर्गत लेन देनों का विलेखन का कार्य भी किया जाता है, उनका मापन भी किया जाता है और वर्गीकरण भी किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन चालू संपत्ति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट्स? ऑप्शन ए पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी देनदार डेटर, ऑप्शन सी भवन बिल्डिंग या ऑप्शन डी प्राप्य बिल बिल्स रिसीवेबल। तो स्टूडेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर और बिल्स रिसीवेबल ये तीनों करंट एसेट है। इनकी अवधि 1 साल की होती है, लेकिन बिल्डिंग जो है वो करंट एसेट ना होकर के वो फिक्स एसेट है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, चालू दायित्व है। करंट लायबिलिटी इज ऑप्शन ए लेनदार क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म लोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, चालू दायित्व यहाँ पर लेनदार है, क्रेडिटर है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ऑप्शन बी ये करंट एसेट्स है और दीर्घकालीन ऋण ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी है। इस प्रकार ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, माल का अर्थ है गुड्स मीन्स, ऑप्शन ए क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तु, ऑप्शन बी संपत्ति के रूप में व्यवहार की जाने वाली वस्तु, ऑप्शन सी क्रय परंतु ना बेची जाने वाली वस्तु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, माल हम उसे कहते हैं जो व्यापार में क्रय विक्रय के लिए रखी जाती है, क्रय विक्रय के लिए खरीदी जाती है। इस प्रकार ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्थायी संपत्ति में सम्मिलित होते हैं। फिक्स एसेट्स इंक्लूड, ऑप्शन ए अंतिम रहत्या क्लोजिंग स्टॉक, ऑप्शन बी फर्नीचर, ऑप्शन सी अग्रिम भुगतान पेमेंट इन एडवांस या ऑप्शन डी ब्रोकर कैश। तो स्टूडेंट, स्थायी संपत्ति में फर्नीचर को शामिल किया जाएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक, पेड इन एडवांस और कैश ये तीनों स्थायी संपत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, संपत्तियां जिन्हें अल्प अवधि में नगद में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाती है asset which can be converted into cash within a short span with time is called, ऑप्शन ए स्थायी संपत्ति फिक्स एसेट, ऑप्शन बी मूर्तमान संपत्ति टेंजिबल एसेट, ऑप्शन बी मूर्तवान संपत्ति टेंजिबल एसेट, ऑप्शन सी चालू संपत्ति करंट एसेट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, चालू संपत्ति ही है जो अल्प अवधि यानी कि कम से कम 12 माह या उससे कम अवधि में नगद में परिवर्तित की जा सकती है। वैसी संपत्तियों को चालू संपत्ति कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, अमूर्त संपत्ति है। इनटेंजिबल एसेट्स इज, ऑप्शन ए स्टॉक, ऑप्शन बी ख्याति गुडविल, ऑप्शन सी रोकड़ कैश या ऑप्शन डी देनदार डेटर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो ख्याति है यानी कि गुडविल है उसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, ये अदृश्य होती है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि स्टॉक कैश और डेटर ये तीनों अदृश्य या अमूर्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, कार्यशील पूंजी है। वर्किंग कैपिटल इज, ऑप्शन ए चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ऑप्शन बी चालू संपत्ति प्लस चालू दायित्व, करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी, ऑप्शन सी चालू संपत्तियां प्लस स्थायी संपत्तियां, करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कार्यशील पूंजी बराबर होती है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर। लेखांकन सिद्धांत है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर, ऑप्शन ए मनुष्य द्वारा बनाए गए मेड बाय मैन,
ऑप्शन बी सरकार द्वारा बनाए गए, मेड बाय गवर्नमेंट। ऑप्शन सी कानून द्वारा बनाए गए, मेड बाय लॉ। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट लेखांकन सिद्धांत मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, जो वर्षों के अनुभव, एक्सपीरियंस आदि के द्वारा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 गैप है। गैप आर ऑप्शन ए सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियां, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऑप्शन बी सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऑप्शन सी सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन प्रावधान, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजन। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो स्टूडेंट गैप का अर्थ है सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस प्रकार ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है? अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन ए अवधि की अवधारणा, ऑप्शन बी अस्तित्व की अवधारणा, ऑप्शन सी सारता की अवधारणा और या ऑप्शन डी मिलान अवधारणा पर। तो स्टूडेंट अस्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत ही व्यापार के स्वामी को व्यापार का लेनदार माना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 लेखांकन मानक अनिवार्य है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कंपलसरी फॉर ऑप्शन ए कंपनी, ऑप्शन बी साझेदारी पार्टनरशिप, ऑप्शन सी सरकारी सहकारी समिति कोऑपरेटिव कमिटी। या ऑप्शन डी एकाकी व्यापारी सोल ट्रेडर्स। तो स्टूडेंट लेखांकन मानक कंपनी के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 उपार्जन की अवधारणा आधारित है। एक्रूवल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए द्विपहलू अवधारणा पर, डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी लागत अवधारणा पर, कॉस्ट कंसेप्ट, ऑप्शन सी मिलान अवधारणा पर, मैचिंग कंसेप्ट। या ऑप्शन डी एकरूपता अवधारणा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो स्टूडेंट उपार्जन की जो अवधारणा है वह मिलान अवधारणा से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन अवधि होती है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ऑप्शन सी 1 जुलाई से 30 जून तक, फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। या ऑप्शन डी 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। तो स्टूडेंट आयकर अधिनियम के अनुसार 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि मान्यता प्रदान की गई है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कोई रोजनामचा लेखन नहीं किया जाता है। नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर ऑप्शन ए व्यापारिक बट्टा के लिए ट्रेड डिस्काउंट, ऑप्शन बी नगद बट्टा के लिए कैश डिस्काउंट, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों के लिए बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट व्यापारिक बट्टा के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं की जाती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 लेखांकन मानक 9 संबंधित है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए आगम पहचान से रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी मूल्य ह्रास लेखांकन से डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ऑप्शन सी रहत्या के मूल्यांकन से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। या ऑप्शन डी रोकड़ प्रवाह विवरण से कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट लेखांकन मानक 9 आगम पहचान से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा लागू होता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज अप्लीकेबल टू ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाते में पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी वास्तविक खाते में रियल अकाउंट, ऑप्शन सी अवास्तविक खाते में नॉमिनल अकाउंट। या ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर ये गोल्डन रूल अकाउंट्स के हैं और जो व्यक्तिगत खाते से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 प्रमाणक है। वाउचर इज ऑप्शन ए लिखित साक्ष्य रिटन एविडेंस, ऑप्शन बी मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस, ऑप्शन सी लिखित एवं मौखिक रिटन एंड ओरल। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट प्रमाणक जो होते हैं वो लिखित साक्ष्य होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 जीएसटी का अर्थ है। जीएसटी स्टैंड फॉर ऑप्शन ए राज्य एवं राज्य कर गवर्नमेंट एंड स्टेट टैक्स, ऑप्शन बी वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी गुजरात राज्य कर गुजरात स्टेट टैक्स। या ऑप्शन डी वस्तु आपूर्ति कर गुड्स सप्लाई टैक्स। तो स्टूडेंट जीएसटी का अर्थ है वस्तु एवं सेवा कर, तो इस प्रकार ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 संपत्तियों की नगद बिक्री होने पर किस प्रमाणक का प्रयोग होता है? विच वाउचर इज यूज फॉर कैश सेल्स ऑफ एसेट्स, ऑप्शन ए जमा प्रमाणक क्रेडिट वाउचर, ऑप्शन बी नाम प्रमाणक डेबिट वाउचर। या ऑप्शन सी
जमा पर्ची, पे स्लिप या ऑप्शन डी इनमें से कोई नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट संपत्ति की नगद बिक्री होने पर जमा प्रमाणक यानी कि क्रेडिट वाउचर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेखांकन समीकरण आधारित है। काउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड। ऑप्शन ए चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ऑप्शन बी द्विपक्षीय अवधारणा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी मुद्रा मापन अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या ऑप्शन डी ये सभी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट लेखांकन समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूंजी खाता है कैपिटल अकाउंट इज। ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी वास्तविक खाता रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट पूंजी खाता जो है वो पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वह किसी की पूंजी के को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 जर्नल से किसी खाते में लेन देनों को लिखने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए शेष निकालना बैलेंसिंग, ऑप्शन बी जोड़ लगाना कास्टिंग, ऑप्शन सी जर्नलाइजिंग या ऑप्शन डी खतौनी पोस्टिंग। तो स्टूडेंट जर्नल से किसी खाता के लेन देनों को लिखने की प्रक्रिया खतौनी कहलाती है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 खाता बही प्रारूप में कितने खाने होते हैं। हाउ मेनी कॉलम इन लेजर फॉर्म। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 10। तो स्टूडेंट खाता बही यानी कि लेजर में 8 कॉलम होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पेश की प्रणाली का संबंध है। द इम्प्रेस सिस्टम परटेन टू ऑप्शन ए क्रय बही परचेज बुक, ऑप्शन बी विक्रय बही सेल्स बुक, ऑप्शन सी रोकड़ बही कैश बुक या ऑप्शन डी खुदरा रोकड़ बही पेटी कैश बुक। तो स्टूडेंट पेश की प्रणाली का संबंध खुदरा रोकड़ बही से है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही प्रधान रोकड़िया अपने असिस्टेंट रोकड़िया को यानी कि अपने असिस्टेंट कैशियर को प्रत्येक माह के प्रारंभ या एक निश्चित अवधि में एडवांस के रूप में पेशगी अमाउंट देता है, और जिसे खुदरा रोकड़िया अपने छोटे छोटे खर्चों को करता है और खुदरा रोकड़ बही में लिखता है। तो इस प्रकार पेशगी प्रणाली का संबंध खुदरा रोकड़ बही से होता है। क्वेश्चन नंबर 43 जेएफ का पूर्ण रूप है। फुल फॉर्म ऑफ जेएफ इज। ऑप्शन ए बही खाता मोड जर्नल फोलियो, ऑप्शन बी संयुक्त फाइल जॉइंट फाइल, ऑप्शन सी बही खाता फाइल जर्नल फाइल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट जेएफ का फुल फॉर्म होता है जर्नल फोलियो, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। ऑप्शन ए बैंक द्वारा बाय बैंक, ऑप्शन सी लेनदारों द्वारा क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी बैंक के ग्राहकों द्वारा द कस्टमर ऑफ द बैंक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट बैंक समाधान विवरण हमेशा बैंक के ग्राहकों द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 बैंक समाधान विवरण है। ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। ऑप्शन ए खाता बही ए लेजर, ऑप्शन बी सहायक बही सब्सिडरी बुक, ऑप्शन सी रोकड़ बही तथा पासबुक के शेषों को मिलान करने वाला विवरण पत्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट बैंक समाधान विवरण के अंतर्गत कैशबुक और पासबुक के शेषों को मिलाने का कार्य ही किया जाता है, और कैशबुक और पासबुक के शेष को बैलेंस को मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 तलपट है एक ट्रायल बैलेंस इज अ। ऑप्शन ए विवरण स्टेटमेंट, ऑप्शन बी खाता एंड अकाउंट, ऑप्शन सी सहायक बही ए सब्सिडरी बुक या ऑप्शन डी खाता बही लेजर। तो स्टूडेंट तलपट एक विवरण है, एक स्टेटमेंट है जिसमें सभी खातों के डेबिट या क्रेडिट बैलेंस के आधार पर बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 तलपट के डेबिट एंड क्रेडिट दोनों पक्षों के योग में अंतर को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए व्यापार खाता में ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी उचंती खाता में सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन सी अंतर खाता में डिफरेंस अकाउंट या ऑप्शन डी विविध खाता में मिसलेनियस अकाउंट। तो स्टूडेंट जब तलपट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों पक्षों का योग नहीं मिलता है तो उसकी जो अंतर की राशि होती है उसको हमेशा सस्पेंस अकाउंट में डाला जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 ह्रास लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन। ऑप्शन ए चालू संपत्तियों पर करेंट अकाउंट, ऑप्शन बी अमूर्त संपत्तियों पर इंटेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन सी स्थायी संपत्तियों पर फिक्स एसेट या ऑप्शन डी कृत्रिम संपत्तियों पर फिक्टिटियस एसेट। तो स्टूडेंट ह्रास हमेशा स्थायी संपत्ति पर लगाया जाता है, उसके पुस्तक मूल्य पर यानी कि स्थायी संपत्ति के बुक वैल्यू पर लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49
स्थायी प्रभाग विधि में ह्रास की राशि ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं। तो स्टूडेंट स्थायी प्रभाग विधि से यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से जो ह्रास की राशि है वो हमेशा स्थिर रहती है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 संचय का निर्माण है ऑप्शन ए ऐच्छिक, ऑप्शन बी अनिवार्य, ऑप्शन सी अनुपयोगी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट संचय का निर्माण करना ऐच्छिक है, कोई भी संस्था या व्यावसायिक संस्था अपनी इच्छा से संचय का निर्माण करती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 संचय कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो स्टूडेंट संचय 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आयगत संचय और पूंजीगत संचय 2 प्रकार के संचय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 व्यापार खाता है ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी वास्तविक खाता रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट व्यापार खाता एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि तलपट में अंतिम रहते दिया हो तो इसे दिखाया जाएगा ऑप्शन ए व्यापारिक खाते में, ऑप्शन बी लाभ हानि खाते में, ऑप्शन सी आर्थिक चिट्ठे में या ऑप्शन डी व्यापारिक खाते में आर्थिक चिट्ठे दोनों में। तो स्टूडेंट जब तलपट में के अंदर अंतिम रहत्या दिया होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम रहत्या को सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 अदत्त व्ययों को निम्नलिखित की भांति दर्शाया जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन एज ऑप्शन ए व्यय एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी संपत्ति एसेट्स, ऑप्शन सी दायित्व लायबिलिटी या ऑप्शन डी ए और सी दोनों बोथ ए एंड सी। तो स्टूडेंट अदत्त व्यय को व्यय के रूप में भी दर्शाया जाता है और दायित्व के रूप में भी दर्शाया जाता है, इसलिए हम अदत्त व्ययों को संबंधित व्यय के साथ जोड़ देते हैं और लायबिलिटी साइड में भी इसे अलग से दिखाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 प्रारंभिक व्यय का एक उदाहरण है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी स्थगित आयगत व्यय डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या ऑप्शन डी इनमें ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 नाशवान या क्षयी संपत्तियों के मूल्य में कमी को कहा जाता है डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ वेस्टेज एसेट्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए उच्चावचन फ्लक्चुएशन, ऑप्शन बी प्रत्युत्सर्जन अमोर्टाइजेशन, ऑप्शन सी रिक्तीकरण डिप्लीशन या ऑप्शन डी ह्रास डेप्रिसिएशन। तो स्टूडेंट नाशवान या क्षयी वस्तुओं के मूल्य में जो कमी होती है उसे रिक्तीकरण कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 तलपट किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए खाता बही लेजर, ऑप्शन बी सहायक पुस्तकों से सब्सिडरी बुक, ऑप्शन सी रोकड़ बही से कैश बुक या ऑप्शन डी सहायक पुस्तकों एवं खाता बही। तो स्टूडेंट तलपट खाता बही के बाद बनाया जाता है और खाता बही के शेषों के आधार पर बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 ह्रास की व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए कर बोझ को कम करना, ऑप्शन बी स्थायी संपत्ति के पुनर्स्थापन हेतु कोष की व्यवस्था, ऑप्शन सी तुरंत पत्र में सही वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना या ऑप्शन डी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो स्टूडेंट ह्रास की व्यवस्था स्थायी संपत्ति के पुनर्स्थापन हेतु कोष की व्यवस्था करने के लिए की जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्रेता द्वारा माल के लौटाए जाने पर भेजा गया पत्र कहलाता है ए नोट सेंट बाय बायर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए नाम पत्र डेबिट नोट, ऑप्शन बी जमा पत्र क्रेडिट नोट, ऑप्शन सी वापसी पत्र रिटर्न नोट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट क्रेता द्वारा माल के लौटाए जाने पर माल के साथ साथ डेबिट नोट भेजा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 राम से लिया गया ऋण निम्नलिखित खाते में क्रेडिट किया जाएगा। लोन टेकन फ्रॉम राम शुड बी क्रेडिटेड टू ऑप्शन ए रोकड़ खाता कैश बुक, ऑप्शन सी राम से ऋण खाता लोन फ्रॉम राम, ऑप्शन सी बैंक अकाउंट बैंक खाता बैंक अकाउंट, ऑप्शन सी राम का खाता राम से अकाउंट। तो स्टूडेंट राम से जो ऋण लिया गया है, राम से जो लोन लिया गया है उसे उसका एंट्री होगा राम अकाउंट डेबिट टू राम लोन अकाउंट, इसलिए क्रेडिट कौन सा होगा? लोन फ्रॉम राम, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का यह क्लास समझ में आ गया होगा। ये टोटल 60 क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एग्जाम से पहले इसे एक बार जरूर देख लें। यदि आप लोगों को आज का यह क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।